1935 से 47 के बीच का टॉपिक हमारा है। जब हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं तो हमारे सामने में जो मूलभूत मुद्दे हैं वो क्या है? एक तो 1935 का 1935 का इलेक्शन, 1935 का एक्ट और 1937 का इलेक्शन। उसके बाद फिर है 1939 में वर्ल्ड वॉर एंड कांग्रेस और अन्य दलों की प्रतिक्रिया, अन्य दलों की प्रतिक्रिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का प्रत्युत्तर, गवर्नमेंट का प्रत्युत्तर जैसे लिंगित्व का प्रस्ताव और लिंगित्व का प्रस्ताव और क्या है, और इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, एवं आजाद फौज की कार्रवाई, आजाद हिंद फौज की कार्रवाई। उसके बाद फिर वेबल प्लान, वेबल प्लान, वेबल प्लान, इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा, इंडियन नेवल म्यूटनी, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। उसके बाद फिर एक आ रहा है 1935 से 1945 के बीच मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का विभाग, मुस्लिम लीग का विभाग। कुल मिलाकर आपके सामने में अगला 12 साल का जो इतिहास है वो आपको आज़ादी और विभाजन और देसी रियासतों के एकीकरण की ओर लेकर जाए, आज़ादी विभाजन और देसी रियासतों के एकीकरण की ओर लेकर जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड आपके अध्ययन के लिए आ रहा है। तो इस अध्ययन की शुरुआत हम इस बिंदु से करते हैं कि 1935 ईस्वी में जो अधिनियम आया था, अधिनियम के ऊपर कल की चर्चा हमारी पूरी हो गई थी। आप लोगों को यदि कोई सवाल पूछना हो इसको लेकर तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। यदि सवाल नहीं हो तो मैं 1937 के इलेक्शन पूरा को लेकर मैं 1937 के इलेक्शन को लेकर चलूँ आपको। कि पहले आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, यदि कोई कठिनाई है 1935 के अधिनियम को लेकर तो आप सब लोग सवाल पूछ लीजिए। वैसे ये संभावना मुझे दिख रही है कि आपने शायद पॉलिटिकल क्लास में भी इन अधिनियमों की पढ़ाई किया होगा, इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं। 1935 का कंक्लूजन समझ नहीं आया। 1935 के कंक्लूजन में जो बात मैंने कहा वो ये कि सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से बहुत मामूली सुधार किया राष्ट्रवादियों की मांग और आकांक्षा की तुलना में। तो पहली बात तो ये हुई कि राष्ट्रवादियों की मांग और आकांक्षा जितने की थी उसकी तुलना में इस एक्ट ने जो सुधार किया वो सुधार कम है। क्योंकि राष्ट्रवादियों की मांग यह थी कि हमको पूर्ण स्वराज मिल जाए। पूर्ण स्वराज तो छोड़ दो, गांधी जी को भरोसा था कि कम से कम स्वराज मिल जाएगा, तो स्वराज भी नहीं दिया। क्या दिया? तो बोला प्रांतीय राज्य तो आपको मिल जाएंगे जहाँ तक शासन आप चलाओगे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर एक द्वैध शासन का सिस्टम बहाल। दूसरी बात है कि द्वैध सिस्टम के अंदर अधिकांश विभाग रख लिए जाएंगे अंग्रेज के द्वारा, कुछ विभाग दिए जाएंगे भारतीयों को, और उसमें भी तब ये लगा दिया गया है कि द्वैध शासन केंद्र में तब बनेगा जबकि आधे से ज्यादा रियासती राजा अपनी सहमति दे देंगे कि हम इस केंद्रीय सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जबकि सामान्यतया कोई भी बुद्धिमान आदमी यह सोच सकता है कि देसी रियासती राजा कांग्रेस और अन्य लोकतांत्रिक दलों के साथ मिलकर राजनीतिक तालमेल में सहज नहीं होंगे क्योंकि उनका अल्पमत हो जाएगा, तो लोकतांत्रिकों के साथ में वो ऐसी व्यवस्था में एंटर ही नहीं करेंगे और उनके द्वारा दिए जाने वाले असहयोग और दी जाने वाली असहमति के कारण केंद्र में द्वैध शासन लागू ही नहीं। एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने द्वैध शासन का प्रावधान देकर द्वैध शासन के प्रावधान के क्रियान्वयन को विफल करने का एक इंतजाम कर लिया। यानी कि प्रैक्टिकली वो उतना ही देना चाहती थी जितना कि साइमन कमीशन ने कहा। द्वैध शासन केंद्र में भी लागू होगा, ये एक सिर्फ से दिखावटी दांत था। हाथी के दो दांत होते हैं ना, एक खाने के दिखाने का दांत। ऊपर से जब प्रांतीय स्तर पर सुधार के तहत हाथियों को हाथ में सरकार चलाने का हक दे दिया तो केंद्र के हाथ में इमरजेंसी का पावर देकर ये धमकी दे दी गई कि यदि तुम हमारे दायरे से बाहर जाओगे तो हम इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी सत्ता को खत्म कर सकते हैं। आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे 1935 का जो
अधिनियम है वह भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन इसी 35 के एक्ट से। तो हमारे देश में जो इमरजेंसी प्रोविजन है आज के डेट में 352, 356, 360 वाला, उस इमरजेंसी प्रोविजन के लिए दो तरह के सोर्सेज की बात की जाती है। एक बात की जाती है 1935 के एक्ट की और एक बात की जाती है जर्मन वाइमर रिपब्लिक के संविधान से। उन दो स्रोतों से जब हमने यह अपनाया कि हम अपने देश के संविधान में इमरजेंसी लागू करेंगे, तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आज भी इमरजेंसी है तो ब्रिटिश सरकार के 71 में इमरजेंसी है, तो कौन सी बात? एक तो मैं कहूँगा कि आज भी जो इमरजेंसी है उसका बहुत दुरुपयोग है, लेकिन फिर भी हम एक बात कर सकते हैं कि आज जो इमरजेंसी है उसको यूज करने वाली जो सरकार है वो केंद्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। लेकिन 1935 के एक्ट में तो केंद्र में बैठी हुई सरकार वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा अपॉइंट की गई सरकार थी, जिसके ऊपर हिंदुस्तान की जनता की कोई पकड़ नहीं। तो उस सरकार को, गवर्नर जनरल के अधीन की सरकार को इमरजेंसी पावर के दुरुपयोग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि आज के डेट में भी केंद्र की सरकार इमरजेंसी के पावर का दुरुपयोग करती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका से चेक कर दिया जाता है। तो वो ये कह सकता है कि 1935 के अधिनियम में भी तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि गवर्नर जनरल के अधिकार से बाहर के लोगों की न्यायिक व्यवस्था थी। लेकिन ये देखने लायक बात यह है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी ब्रिटेन की सरकार करती है, और गवर्नर जनरल के अलावा सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कोर्ट था, जजेस की नियुक्ति भी ब्रिटेन की सरकार करती है। तो ब्रिटेन की सरकार जो कि एक इंपीरियलिस्ट सरकार है, उसी की दो एजेंसियां हैं, तो ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ तो इनमें से कोई नहीं जाएंगे। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, वह वहीं तक स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करेगा जहां तक कि उसको ब्रिटेन के इंपीरियल इंटरेस्ट के विरुद्ध न जाना। जहां ब्रिटेन का इंपीरियल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, वहां इंग्लैंड की सरकार जो लंदन में बैठी हुई है केंद्र देश को, जुडिशरी के जज भी मानेंगे और गवर्नर जनरल भी मानेंगे। तो कुछ फंडामेंटल बिंदुओं को लेकर गवर्नर जनरल एंड फेडरल कोर्ट के जजेस के बीच में तालमेल हो जाएगा। अतः उनको हम उस तरह से न्यूट्रल नहीं मान सकते जिस तरीके से न्यूट्रल आज के डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। बात इतने भर की होती है कि जब आपके ऊपर हम किसी भी प्रकार का शिकंजा कस सकते हैं तो आप हमारे अंकुश में आ जाते हैं और आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। वहां पर केंद्र में बैठी हुई इंग्लैंड की सरकार के द्वारा ही दोनों की नियुक्तियां होती है, और वही सरकार इंटेंशनली इंपीरियलिस्ट है, तो उनके दो अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना उनके लिए तो आसान काम है। इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई आज के जैसा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसी वजह से हम ये क्लास में बोले कि फेडरलिज्म भी दिखावटी ही था। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा शक्तियां अपने पास रखते हुए, अपने साम्राज्यवाद की रक्षा करते हुए भारतीयों के एक तबका को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। उन्हें यह पता था कि कांग्रेस वाले हमारे इस एक्ट का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा हो गया था कि कांग्रेस वाले हमारे इस एक्ट के विरोध में आंदोलन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अभी अभी उनका आंदोलन विफल हुआ है और गांधी कांग्रेस से अलग हुआ, सोशलिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी अलग से दिखी, तो आंदोलन अभी नहीं चलेगा। इस बात के प्रति वो आशावाद। इसी वजह से उन्होंने जो एक्ट किया है, उस एक्ट के प्रोविजंस साइमन कमीशन के अनुशंसा की तुलना में बहुत कम ही अतिरिक्त, और जो अतिरिक्त है भी वो दिखावटी ही है। जैसे कि ये कहा गया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, और शर्त लगा दिया गया कि जब आधे से ज्यादा रियासती राजा इसकी सहमति देंगे तो, और उन्होंने सहमति दिया नहीं और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। इसलिए जवाहरलाल ने कहा कि इस इंजन ये एक्ट 1900 ये एक्ट एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह है कि जिसमें इंजन का तो नामो निशान नहीं है, लेकिन इसमें जगह जगह पर ब्रेक लगा दिया गया। इंजन नहीं है का मतलब है कि इसका अपना कोई प्रियम्बल नहीं। प्रियम्बल 1919 के अधिनियम का ही इसमें अपना लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि हम भारत के शासन के विभिन्न अंगों में धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, और उसी दिशा में 1919 का अधिनियम पहला कदम है। 1935 का अधिनियम कहता है कि इस दिशा में ये दूसरा कदम। नो न्यू प्रियम्बल इज नीडेड। 1919 के प्रियम्बल का ही वो अगला स्टेप है, तो कोई प्रियम्बल नहीं है। और प्रियम्बल का मतलब क्या? उद्देश्य का नहीं है, कोई नया उद्देश्य नहीं है, पुराने उद्देश्य की ही पूर्ति की दिशा में उठाया गया दूसरा कदम। इसलिए नेहरू कहते हैं कि इस गाड़ी का कोई इंजन, पुराने इंजन एक निर्देश पाता है। दूसरी बात है, जगह जगह ब्रेक लगा दिए गए हैं। जगह जगह पे ब्रेक लगाने का मतलब है कि मतदान का अधिकार जनता को है, लेकिन सबको नहीं। 16-17% लोगों को मताधिकार। नंबर 2 कि निर्वाचक मंडल के बीच से जो विधायक चुनकर आएंगे, उन विधायकों को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में कुछ सत्ता पड़ा है, निर्वाचक मंडल में कुछ निर्वाचक मंडल। नंबर 3 कि प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, केंद्रीय स्तर पर नहीं दिया गया। केंद्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए कहा गया कि हम आपको द्वैध शासन देंगे, लेकिन शर्त है कि रियासती राजा की सहमति हो। प्रांतीय स्तर पर अधिकार दिया गया सरकार बनाने का, तो कहा दिया गया कि इमरजेंसी के तहत आपकी सरकार की शक्तियां छीनी जा सकती हैं। इन सब के मद्देनजर ही बात कही जाती है कि ये तो साम्राज्य के हित की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम मात्र है, यह स्वराज से काफी दूर है। इसमें केंद्रीय द्वैध को लागू नहीं किया जाएगा का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। प्रांतीय स्तर पर भी सरकार देकर भी कभी भी छीन सकते हैं, सरकार की शक्ति को इसका भी इंतजाम कर लिया गया था। अतः इसको हम रियल माने में फेडरल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फेडरल के लिए यह जरूरी होता है कि केंद्र और प्रांत के बीच में जो शासन की शक्तियां बढ़ती है, उन शासन की शक्तियों के विभाजन के लिए जब विवाद की स्थिति आ जाए तो केंद्र में हस्तक्षेप न करे। यहाँ पर केंद्र प्रांत के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था, अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा सकता था, इमरजेंसी की शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता था, और दुरुपयोग कर सकने में उसे किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। न तो इस बात की दुविधा होती कि जनता नाराज हो जाएगी, न तो इस बात की दुविधा होती कि न्यायपालिका नाराज हो जाएगी, क्योंकि जनता से वो चुन कराते नहीं थे, और न्यायपालिका भी इंग्लैंड की सरकार द्वारा अपॉइंटेड, और इंग्लैंड की सरकार इंपीरियलिस्ट ही है, उन्हीं की जो एजेंसियां हैं जो हिंदुस्तान में काम करती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वास्तव में फेडरल भी नहीं। अगर आपको समस्या ना हो तो गांधी जी पर एक लाइन बता देते, आपने उनका आर्थिक विचार, हम ट्रस्टीशिप वाली बात नहीं समझे, अगर क्लास डिस्टर्ब हो बता देते, किसी दूसरे दिन बता दूंगा कभी।
बस एक लाइन में है कि ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि संपत्ति का मालिक मालिक के रूप में व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि वह ये कह देगा कि यह संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है और मैं उसका प्रबंधन करता हूँ सार्वजनिक हित में। और सार्वजनिक हित में प्रबंधन करने का मतलब होता है कि अब आप निजी हित के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे। जब निजी हित में उपयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब वस्तु का उत्पादन करने लगेंगे आप, तो आप घटिया कच्चा माल नहीं लगाएंगे। नंबर 2, आप लेबर का अधिकतम शोषण नहीं करेंगे। नंबर 3, आप ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जब ये सब नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप पर्सनल इंटरेस्ट के मोटिव से गवर्न तो है नहीं। इंसान बुरा काम करता है हित की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए। जब स्वार्थ ही से आप ऊपर उठ जाएंगे ट्रस्टीशिप के माध्यम से, तो आपने अपनी संपत्ति को पब्लिक की संपत्ति बताकर उसका प्रबंधन करना शुरू किया, तो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही करेंगे। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में जब उस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा तो यही होगा कि आप नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप घटिया रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लेबर का शोषण नहीं करेंगे, आप इंफीरियर क्वालिटी की वस्तुएं नहीं बनाएंगे, आप वस्तुओं का अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा मूल्य नहीं करेंगे, आप वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर बाजार में नहीं पेश करेंगे, जो गुणवत्ता होगी वही बाजार में बताएंगे ताकि कंज्यूमर धोखा में ना आए। और सस्ती और बेहतर वस्तुएं बाजार में उपलब्ध करवाएंगे तो कंज्यूमर को लाभ हो जाएगा और इन्हीं सबसे आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि इन्हीं सबके हित की पूर्ति के लिए आप बेसिकली उस संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। और फिर आपके बाद उसका प्रबंधन आपका बेटा नहीं संभालेगा, बल्कि उस आर्थिक क्रिया में आपके बाद जो नंबर 2 का आपका सहायक है वो संभालेगा। इसी व्यवस्था को बोलते हैं ट्रस्टीशिप। हो गया? 1935 का अधिनियम हमारा पूरा हो गया, ट्रस्टीशिप अपने पूछा था पूरा हो गया। मानवीय आज तुम लेट हो गई हो तो मैं भी लेट हो गया था, इसके लिए कुछ टेक्निकल से चल रहा है। अभिनव बाबू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अब हम लोग 1935 के इलेक्शन क्यों करते थे? आधार 1935 का 1935 का एक्ट, और उसके बाद फिर दूसरा क्या है? आधार के बाद 11 राज्य, 8 में कांग्रेस की सरकार बनी, 8 में कांग्रेस की सरकार बनी। 1939 के अक्टूबर में कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र हुआ। 1941-39 में कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र हुआ। कांग्रेस ने पहली बार इलेक्शन में भागीदारी किया। इसका परिणाम सकारात्मक भी रहा और नकारात्मक भी। इसका परिणाम सकारात्मक भी रहा और नकारात्मक भी। इसका परिणाम सकारात्मक भी रहा और नकारात्मक भी। तो हम क्या नकारात्मक परिणाम देखते हैं? तो नकारात्मक परिणाम हम ये देख रहे हैं कि नकारात्मक परिणाम ले लेते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मजबूत हुआ, मजबूत। दूसरा, जनहित के कुछ कार्य हुए एवं कृषकों और मजदूरों को संघर्ष करने की ज्यादा शक्ति मिली, ज्यादा शक्ति मिली। इसके बाद फिर वैसे दीपक बाबू एक बात बताऊं, आज के डेट में क्लास का टाइमिंग बढ़ा के कर दिया गया है 1:45। तो 1:45 के हिसाब से ही देर भी जोड़िएगा। वैसे देर तो आज हुआ ही है, लेकिन क्लास का टाइमिंग कर दिया गया है 1:45। हो सकता है कि जिन्होंने किया है वो भूल गए होंगे करके, लेकिन मुझे तो 1:45 का टाइम करके दे दिया गया था। इस वजह से मैं अब 1:45 के ही हिसाब से आता हूँ, 1:45 के हिसाब से जब आता हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा देर लग सकता है। लेकिन अब यहाँ कहानी है कि हम लोग ये देखेंगे कि तत्काल जनहित के कुछ कार्य एवं कृषकों और मजदूरों को संघर्ष करने के ज्यादा शक्ति मिली। एक पॉजिटिव पक्ष ये भी है। तीसरा पॉइंट यह है कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला बड़ा महापर्व आया, जब प्रांतों में जनता का अधिकार, जनता की सरकार बनी, जनता की सरकार बनी, सही है, जनता की सरकार बनी। अब देखो कि इमरजेंसी
का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के हाथ में था, केंद्र की सरकार के हाथ में था। कांग्रेस को इस बात का डर था कि इमरजेंसी का ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, तो इन्होंने शुरुआती दौर में तो उसका विरोध किया, लेकिन बावजूद ये इलेक्शन लड़े तो उनके दिमाग में एक बात की आशंका रही होगी कि इलेक्शन लड़ेंगे तो जनता का समर्थन मिलेगा, तो फिर उसके आधार पर हमारी ऊर्जा सरकार बनाने का मौका भी मिलेगा, सरकार बना के हम जनता के हित में जो करना चाहते हैं वो काम करने का भी मौका मिलेगा। राजनीति में एक बात ये भी होती है ना कि इफ यू विल कीप लीविंग द प्लेस देन समबडी एल्स एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन विल फिल द प्लेस, फिर आपको राजनीतिक कठिनाइयां आने लगती हैं। ये राजनीतिक कठिनाइयों से बचने के लिए आपको ये उपाय करना पड़ता है। तो आपको इसके बाद के लिए ये काम करना पड़ता है कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला पड़ाव आप लोग इसे इसलिए मानते हैं कि कांग्रेस वाले चुनाव में शामिल हुए तो और सहयोग तो छूटा ना। पहले आपने कहा था कि हम सहयोग नहीं करेंगे और 1922 ईस्वी में इसी आधार पर कांग्रेस दो भाग में बटी थी। एक भाग का कहना था कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए, दूसरा भाग का कहना था इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो ये बात 1936 में कांग्रेस सामने में आती है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि चुनाव में हमको नहीं भागीदारी करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में ज्यादातर लोगों का ये मत था कि भागीदारी कर लेना चाहिए। भागीदारी कर लेने के पीछे का पर्पस शायद यही रहा था कि यदि हम भागीदारी करेंगे जनता का समर्थन मिलेगा, हम एक बार फिर से मनोबल मजबूत होंगे, जनता की दृष्टि में भी, सरकार की दृष्टि में भी, अंग्रेजी लोगों की दृष्टि में भी हमारी प्रभुता बढ़ेगी, इसी से राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा। इस वजह से वो चुनाव में शामिल हुए और चुनाव में जीत गए। 11 में से 8 राज्यों की सरकार बन गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस फिर मजबूत हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट मजबूत हो गया। सरकार जो कि बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रही थी अभी तक, उस सरकार के पांव के नीचे जमीन खिसकने लगी, क्योंकि सरकार भारत में उतनी ही मजबूत थी, राष्ट्रवादी कितने कमजोर थे। और राष्ट्रवादी कितने कमजोर हैं इसका निर्णय बहुत हद तक इस पर भी होता था कि कांग्रेस कितनी कमजोर, क्योंकि कांग्रेस के अलावा दूसरी धारा क्रांतिकारियों की थी और क्रांतिकारियों के बारे में उनकी मान्यता यह थी कि हमने क्रांतिकारी बंद कर रखा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जब बाउंस बैक किया इलेक्शन में, तो सरकार के पांव के नीचे की जमीन खिसकने लगी। और अब देखोगे कि सरकार बनाने के पहले कांग्रेस ने इन 8 राज्यों में जो सरकार का निर्माण किया है उसके पहले उसने ये कहा कि हम ये सरकार तब बनाएंगे जबकि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है पहले आप विड्रॉ करिए, वापस करिए, आपातकालीन प्रावधान रहेंगे तो हम सरकार ही नहीं बनाएंगे। ये जिद उन्होंने पहले नहीं ठाना था, ये जिद उन्होंने बाद में ठाना, क्योंकि अब वो लगभग 1500 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था पूरे भारत में, अलग अलग विधानसभाओं में 11 राज्यों में, 11 राज्यों में कुल मिलाकर 1500 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि 758 सीट, मोर देन 750 सीट्स, मैंने आधे से ज्यादा सीट कांग्रेस ने जीत लिया। 8 जगहों पर सरकार बनी का मतलब ऐसे समझिए कि 6 जगह तो इनको मेजोरिटी आ गया, 6 जगह नहीं 5 जगह पर सिंपल मेजोरिटी थी, मतलब सीधे सीधे इनकी मेजोरिटी थी, इनका बहुमत था, इनकी सरकार बनी। जैसे मद्रास में, जैसे सेंट्रल प्रोविंस में, मध्य प्रदेश, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में, जैसे बिहार में, उड़ीसा में, ये 5 राज्य थे जहाँ की इनके पास सीधा सीधा बहुमत। उसके बाद फिर बॉम्बे में इनके पास में ऐसे दिक्कत आएगी, ऐसे समझने दिक्कत आएगी। मैं आपके सामने दूसरे पेज लेता हूँ। 11 राज्य थे, शुरू करिए मद्रास, बॉम्बे, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसके बाद फिर यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस मैंने यूपी, फिर सेंट्रल प्रोविंस मैंने एमपी, इसके बाद फिर उड़ीसा, उसके बाद फिर बिहार, बंगाल, आसाम, आसाम, तो 11 राज्य। इन 11 राज्यों मैं इसलिए इसका लिस्ट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पीटीएम को सुना सकता है। इन 11 राज्यों में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला, स्पष्ट बहुमत 1 2 3 4 5। इन 5 जगहों पे कांग्रेस को सिंपल मेजोरिटी मिल गया, उनको किसी भी पार्टी की किसी भी सहायता की जरूरत नहीं थी, दे वेयर इन वेरी गुड कंडीशन टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट। उसके बाद फिर ये देखो +1 हो गया, +1 कैसे हो गया, यहाँ पर ये बहुमत से बहुत कम पीछे थे तो कुछ समर्थन लेकर इनकी सरकार बनी। ये बहुमत के बिल्कुल करीब थे, थोड़ा सा सीट घटा तो इनको बहुमत मिल गया अन्य लोगों के सहयोग से। उसके बाद फिर देखोगे +2, यहाँ ये बहुमत से बहुत दूर थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको हम खाकसार पार्टी ये बोलते हैं, तो फ्रंटियर गांधी की पार्टी हुआ करती थी। फ्रंटियर गांधी पर सीमांत गांधी, सीमांत गांधी माने आनंद गफ्फार खान, आनंद गफ्फार खान 2 भाई थे, आनंद बंधु उनको कहा जाता था। तो इनकी जो पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, खिदमत माने सेवा, सेवा करने वाले, खुदा के रास्ते पर सेवा करने वाले लोग, खुदाई खिदमतगार, इस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार। इसके बाद फिर देखोगे
कि +3